Okay, welcome to another session of the DSP. So अच्छा, इसमें हम जो है DSP में जो प्रॉपर्टीज थी ना, उस जिस तरह हर किसी की प्रॉपर्टी है, Z ट्रांसफॉर्म है, Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, आपका DTFT उसकी प्रॉपर्टी, इस तरह DFT की प्रॉपर्टी। अब क्योंकि DFT जो है हमारा अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए था, तो इसमें हमारे पास क्या था, और कंटिन्यू डिस्क्रीट भी था, तो इसकी भी प्रॉपर्टी, अच्छा बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम ही है, मतलब जो कॉन्सेप्चुअली। अब इसमें जो मेजर प्रॉपर्टी है वो ये है कि वहां पर हमने देखा था, वो था आपके पास कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी, जिसको हम इसको कहते हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कन्वोल्यूशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होता है। अब क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होता है ना, उसमें मिसाल तौर जो सैंपल्स आपके आए वो दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन होती है। इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी आपके पास रिजल्ट, किसी एक को भी आप उठाएंगे तो बाकी सारे उसी तरीके से रिपीट होते रहते हैं, जस्ट लाइक पीरियाडिक, क्योंकि ये पीरियाडिक इसका ना फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो इसमें जो कन्वोल्यूशन करने का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास, अब मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं आपके पास आवाज आ रही है, आई डोंट नो क्या आवाज है, मैं म्यूट कर लूं आपको फिलहाल। ओके, सो अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास फॉर सपोज एक डेटा मिली 8 पॉइंट, अब हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 8। अच्छा, n इज इक्वल टू 8 में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 8 पॉइंट्स होंगी डेटा की। तो क्योंकि कन्वोल्यूशन दो सिग्नल्स के दरमियान होता है, एक एक्स ऑफ के और दूसरा वाई ऑफ के, जो भी सिग्नल दो दिए होंगे जिसमें उसमें लिखा होगा। अच्छा, कन्वोल्यूशन जो टाइम डोमेन में होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होगी। अब हम कर रहे हैं कन्वोल्यूशन, सर्कुलर कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन। अब नाम से ही जाहिर है सर्कुलर, तो आप क्या करेंगे, इसमें दो सर्किल बनाएंगे, आसानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक को लिखेंगे डेटा उसकी इस तरीके से काउंटर वाइज, क्लॉक वाइज। ठीक है, जिस तरह एक घंटा, और दूसरे की जो इंटरनल डेटा होगी एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अब एक क्लॉक वाइज होगी, दूसरी की एंटी क्लॉक वाइज हो गई, ये लिखा हुआ ना, एक क्लॉक वाइज और एक एंटी क्लॉक वाइज। उसके बाद हम कहते हैं शिफ्टिंग, क्योंकि कन्वोल्यूशन में होती है शिफ्टिंग। अब इसमें शिफ्टिंग ऐसे होगा जिस तरह एक सर्कुलर नॉब जो होता है ना, उसको हम मूव करते हैं, तो ये पहले नॉब इधर था, अब ये नॉब इसको एक किया तो हम क्या आगे n इज इक्वल टू 1 शिफ्टिंग हो गए। इस तरीके से n इज इक्वल टू 2 के लिए एक और नॉब, इस तरीके से आप मूव करते जाएंगे, दोबारा इस स्टेज पे आ जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है हमारे इसका पूरा प्रोसीजर है। अब एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कन्वोल्यूशन में हम क्या करते थे, जब आपके पास ओवरलैपिंग हो जाती थी दो सिग्नल्स की, फिर रिलेवेंट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे। अब ये देखो, इनको आपस में करेंगे, इन पोजिशन वाले को मल्टीप्लाई, और आकर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये और तो एंटी क्लॉकवाइज है सर ये। एक एंटी क्लॉकवाइज है ये ऊपर वाला, और इंटरनल सॉरी ऊपर वाला जो है क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है ना, 0 1 क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इंटरनल। ये जो है आपके पास जब भी कोई डेटा, अब यहाँ से एग्जांपल से देखते हैं। अब ये देखो, ये आपके पास दो सिग्नल्स हैं, अब किसी एक सिग्नल को आपको आपको रखना है क्लॉकवाइज, और एक को रखना है एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? अब देखते हैं, और हम निकालते हैं एन कन्वोल्यूशन का n इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे। तो जब हम पहले पहले रखते हैं ना, पहला ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पे जो रिलेवेंट पोजीशन है ना, अब ये 0 0 के साथ, 1 7 के साथ, 2 6 के साथ, 3 5 के साथ, मतलब ये पोजीशन थे, 2 3 5 पोजीशन थे, डेटा नहीं है। डेटा यहाँ पे हमें दी हुई है, ये देखो, x का भी 0, y का भी 0, x का 1, y का 7 पोजीशन वाला। इस तरीके से जो जो सर्किल पे आप नोट करेंगे ना, जो भी नजर आ रहा है ना साथ साथ में, इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस करते जाएं, मल्टीप्लाई करें प्लस करते जाएं, और जो ये है पोजीशंस रिलेवेंट सिग्नल्स की। अब इन पोजीशन पे मिसाल दो, y7 पे क्या डेटा है आपके पास, y7 पे है, ये y है, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7, y7 पे -1, तो इधर आएगा -1,
y7 कहाँ पे था, ये यहाँ पे, और x1 पे क्या है 0 1, x1 पे -1, तो -1 इंटू -1 ये हो गया +1। इस तरीके से कैलकुलेशन इसकी हो गई। बात समझ में आई? इधर दोबारा समझाइएगा। क्या क्या चीज समझ में नहीं पूछे? ये जो है जो वो -1 +1 ये तो डेटा है जैसे ना, ऊपर। ये डेटा है, ये कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम में दे दूं तो यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये कोई वो नहीं है। आई बात समझ में या नहीं? हाँ सर समझ अच्छी दो। ओके ओके, कैमरा ऑफ कर दें आप अपनी। ठीक है, बस समझ में आ गई, कैमरा ऑफ कर दें। ओके, बात क्लियर है यहां तक? कुछ भी नहीं करना ज्यादा इसमें, एक करना है, ये जो ना पोजीशन है, डेटा पॉइंट्स की पोजीशन है, जहां पे जो ना ये जनरल डायग्राम है, और यहाँ पर जो है इधर वो उसकी उन पोजीशन को मल्टीप्लाई अगर नोट करें ना, ये सेम ही है, तो y मतलब जो आउटपुट है, जो कन्वोल्यूशन का आउटपुट है, उसकी 0 पोजीशन का क्या होगा, उसमें ये दोनों प्लस इन दोनों पोजीशन की डेटा प्लस इन दोनों पोजीशन की डेटा प्लस इन दोनों पोजीशन की, एंड सो ऑन करके सारी पोजीशन जो एक दूसरे के सामने है ना, उनको मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाना है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही हुआ है। अब क्योंकि इन ये पोजीशंस भी यहाँ पे बताई हुई है, उनकी डेटा यहाँ पे दी हुई है, तो उन रिलेवेंट डेटा उधर पुट करते जाएंगे, और आखिर में रिजल्ट जो आएगा वो आपकी वो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा। अच्छा, सिमिलरली अब आते हैं मिसाल दो, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक शिफ्ट करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह एक हम नॉब मूव करते हैं, तो नॉब मूव करते हैं, जो 0 पोजीशन पे था यहाँ पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? सही थी। ठीक है, जीरो हाँ जीरो आएगा हाँ, 2 पे। आगे 0 आ गया यहाँ पे इस पोजीशन पे, मतलब जिस तरह ना एक सिंपल हम एक सर्किल वाला नॉब जो घुमाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें अब क्या हो गया, अब जो हम n इज इक्वल टू 1 की डेटा हमें जो रिजल्ट मिलेगी, जो कन्वोल्यूशन का n इज इक्वल टू 1 पोजीशन पे डेटा होगी, ठीक है, कन्वोल्यूशन हम इसमें जाहिर कर रहे हैं z से, तो इट मीन z1 पे डेटा कौन सी होगी, अब बजाय इसके, अब ये देखो क्या हो गया, अब हो गया ये 0 1, मतलब पहले सिग्नल की 0 पोजीशन तो दूसरे की 1 पोजीशन आ गई। इस तरीके से पहले सिग्नल की 1 पोजीशन तो दूसरे की 0, पहले सिग्नल की 2 पोजीशन तो दूसरे की 7। बात समझ में आ रही है? और ये देखो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, पहले की 0 तो दूसरे की 1, दूसरे की 1 तो पहले की मतलब 0, और फिर 2 एंड 7। समझ आ रही है बात? क्लियर है अब? हाँ समझ में आ रही है। आधा ओके, एक पीछे करिए। 1 पे। बस मतलब सिंपल इन सर्किल को देखें, एक सर्किल ये बनाया और उसको हाँ घुमाओ, फिर दूसरी दफा घुमाओ, फिर एक दूसरे के सामने जो डेटा है उसको रखो, यहाँ पे देखो तीसरी सर दफा, ये तो घुमा हुआ है पहले से ही। ये पहले से मतलब घुमा हुआ है, देखे ना। 1 के सामने 0, 2 के सामने 7, हाँ 3 के हाँ, सामने 6। तो यहाँ पे ना हर पोजीशन के लिए सर्किल दिए हुए हैं ना, तभी तो कहना ये आसानी से दिए हुए हैं, ये पहले हाँ ये 0। ठीक है, अब समझ में आ गया। 0 पे 0 आ गया, 1 पे 7 आ गया था ये। ये बस घुमाओ, तीसरी दफा घुमाओ, ये आ जाए, कब तक घुमाना, जब तक कि दोबारा मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए। अब मिसाल लो एक दफा और घुमाऊंगा ना, ये तो 0 0 पे आ जाएगा और ये पोजीशन बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? हाँ सही तो है। बस ये चीजें इसमें, और इसको बस करते जाना है, और ये देखो 7 तक, तो आपके पास हर पॉइंट में डेटा आती जाएगी, उस हाँ डेटा को ये 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये हो गया 8 पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर मैं 4 पॉइंट को दे दूं, 2 पॉइंट के दे दूं, तो और भी इजी हो जाएगा, सिर्फ सर्किल बनाना है हाँ और उसको आगे करना है। अब समझ में आ गई बात, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। सही है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना। ये आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्लास बैठ के अटेंड करें। ओके, सो इसी तरीके से जो हमारे पास ना, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, जो कि मुझे समझाना था इसमें आप लोगों को।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये लेक्चर्स ऑलरेडी जो है ना शेयर्ड है, मेरे अच्छे खासे डिटेल लेक्चर्ड है। तकरीबन मैंने ना सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, डेटा भी शेयर्ड है, लेक्चर्स भी शेयर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल हर चीज। सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाएंगे ना, उम्मीद है कि कहीं पे भी इशू नहीं होगा। मैं आपको दोबारा सही रिपीट है। कर दूं, आप लोग सारे स्लाइड्स के सारे प्रॉब्लम्स देख लें, और कुछ मैं सपोर्टिंग प्रॉब्लम्स भी मतलब एडिशनल चीजें भी भेजूंगा, तो उनको देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब बाकी लड़के को नहीं आते, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो क्या है, आप लोग फीसेस भी भरते हैं फिर भी टाइम नहीं देते। ऑब्वियस सी बात है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप शायद लास्ट नाइट पे पढ़ेंगे तो इजीली कर भी लें, मगर हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता। सो आई ना डोंट नो। बिल्कुल। ये जो है ना, अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, अब इससे ज्यादा शायद मेरा पार्ट नहीं हो पाएगा। सो ना आई ना होप, बिल्कुल सही है। मैं होपफुल कि आप लोग जो है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अगर क्लास अटेंड नहीं किए हैं। वैसे ओवरऑल रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा मेरा, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं की। अच्छा मैंने की है सर। आपकी है थोड़ी बहुत, और बीच में अब्दुल रज़ाक की थोड़ी बहुत पहले थी, अदरवाइज तो बिल्कुल ही ना ले। और ऑब्वियसली बात है, हमारा काम टीचिंग है, मगर ये है कि जब तक कोई स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं करता तो उस तरीके से वो सेशन, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑलरेडी शेयर्ड है। अच्छा, अब हम आ गए डीएफटी की प्रॉपर्टी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ था, अगेन इसके लेक्चर शेयर्ड है सबके, मगर मैं क्विकली इसमें करूं तो डीएफटी हमने कहा था कि मसला डीएफटी के साथ ये तो हर चीज अच्छी है इसमें, मगर इसमें जो इसकी कंप्यूटेशनल मतलब जो होती है ना, वो ज्यादा है। कंप्यूटेशनल मतलब क्या होता है, फॉर सपोज एक आपको कोई काम करना हो जिसमें 1000 दफा मल्टीप्लीकेशन करनी हो, 1000 दफा एडिशन करनी हो, तो इंसान तो देख के डर जाएगा, मगर इवन कंप्यूटर्स को भी टाइम लगता है उसमें। हाँ, इंसान जितना टाइम तो नहीं लगेगा, उससे जल्दी करेगा, मगर उसको फिर भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और हमारे पास जो डेटा बहुत ज्यादा है, तो कंप्यूटर्स को मिलियंस में है ना कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स हो जो एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और कंप्यूटेशनल पावर भी कम लगे और जल्दी भी हो जाए। तो डीएफटी हमें डिस्क्रीट सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन तो दे रहा था, मगर उसमें मसला ये आया था, कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लग रही थी। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया एफएफटी, जिसको हम कहते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअल में कुछ भी नहीं, डीएफटी ही है एक हिसाब से, मगर क्या है, ये ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डीएफटी जो है हमें निकाल के देता है एक सिग्नल का। आई बात समझ में? मतलब ये ऐसे टूल है, एफएफडी एक किस्म का टूल है जो कि हमें डीएफटी निकाल के देता है। अब इस टूल को समझना पड़ेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? अच्छा, ये भी मिसाल आप लोगों से क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई बताओ कि डीटीएफटी डीएफटी और एफएफटी के दरमियान रिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया था डीटीएफटी में क्या होता है कि आपके पास इनफाइनाइट सैंपल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन कंटिन्यूस होता है, उसको जो फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिक सैंपल करते तो डीएफटी बन जाता है। तो डीएफटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफएफटी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी जिक्र किया था। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब है कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितनी दफा जो है इसमें आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कितनी दफा कितनी। अब फॉर सपोज आपको अगर डीएफटी निकालना है 8 पॉइंट्स का, तो 8 स्क्वायर लिखा हुआ ना, जितनी पॉइंट्स का आपको निकालना है उतनी स्क्वायर करेंगे, उतनी तो सिर्फ उसमें मल्टीप्लीकेशन होंगी। ये 8 स्क्वायर का मतलब कितना बन गया, 64 है ना। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया असद? असद 64 हो गया था बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीएफटी है ना, ये उससे थोड़ा सा कम क्या कहते हैं कि लेता है पावर। वो कितना है, वो तकरीबन लेता है आपके पास जो है n-1 इंटू एन, मतलब ये तकरीबन बन गया 8 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना बनेगा, हम्म। 56। अच्छा, ये इस तरीके से इसका जो है ना रिडक्शन रेशियो है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है, और इसका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल जितने होंगे उस हिसाब से इसके जो है वो कंप्यूटेशनल कम होती है एज कम्पेयर टू डीएफटी, बस ये ध्यान में रखिएगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डिवोटेड। अच्छा, बहुत सारी कोशिश, बहुत सारे एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं कि जो कि एफएफटी को इम्प्लीमेंट जो है क्या कहते हैं कि
मल्टीप्लिकेशन और इनमें मतलब कम कंप्यूटेशनल पावर पे वही सेम काम होता है जो डीएफटी करता है, बस ये इसके एल्गोरिथम है। अब इसकी पूरी लॉजिक है, इसकी पूरी लॉजिक क्या है कि ये निकलती कैसे, कहां से लॉजिक है, बहुत सिंपल है। ये जो डीएफटी का फार्मूला हमने पढ़ा था ना, डीएफटी का याद है, जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने जिक्र किया था, इसका तो हमने प्रॉब्लम भी किया था एक। अच्छा, इस प्रॉब्लम को इसमें क्या किया, इसमें हमने थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशन किया और इसमें एक दो प्रॉपर्टीज है उसका फायदा उठाया है। अब ये जो प्रॉब्लम वो क्या कहते हैं, डीएफटी का फॉर्मूला कौन सा था, ये था हमारा डीएफटी का, ये वाला याद है, n इज इक्वल टू 0 से लेके n जी माइनस 1 एक्स ऑफ n e पावर j 2 सर पाई n अपान होल के n, ठीक है। याद अच्छा है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी पहले ना मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन नहीं कहूंगा, एक अजम्पशन। सपोज करें इसमें एक टर्म आपने नोट किया होगा e पावर j 2 पाई n, ये फिक्स है क्योंकि n की वैल्यू भी फिक्स होती है, आप 8 पॉइंट का निकालते तो n भी हर वैल्यू के लिए फिक्स होता है। तो कैपिटल एन की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एन तो हर कंप्यूटेशन में चेंज होता है। तो इसको हमने सपोज किया कि भाई इसको बराबर कर दो डब्ल्यू एन के, ठीक है। ये वही सेम इक्वेशन बन गई, ई पावर जे 2 पाई अपॉन होल पान एन को, ये भी सेम रहा, ये भी सेम रहा। इधर जो ई एक्सपोनेंशियल की जगह आ गया डब्ल्यू एन और ऊपर एन के, क्योंकि इसमें ना स्मॉल एन और के भी आता था जो इसमें हमने सपोज नहीं किया, ये जो है ना इसको अलग कर दिया फिलहाल, स्मॉल एन के को, और वो हमने डब्ल्यू के कंधे पे रख दिया फिलहाल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ सपोज किया है। अच्छा, इसका फायदा नहीं, ओवरऑल ओरिजिनल फार्मूला अभी भी सेम है, ये ऐसे, ये मिसाल दो, मैं कह दूं कि x प्लस वाई प्लस जी, अच्छा y प्लस जी को मैं कहूं कि a के बराबर है तो x प्लस a हो गया, ओरिजिनल फार्मूला अभी भी वही है, एग्जैक्ट सेम तरीके से यहाँ पर हुआ है। अब इससे हमने क्या किया, क्योंकि हम क्या जब इम्प्लीमेंट करते हैं फार्मूला, तो आपको मैंने दिखाया था ना क्या करते थे हम, पहले हम स्टार्टिंग करते थे के को, के पहले 0 पुट किया, फिर के 1, फिर 2, लास्ट टाइम हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे अगर याद हो आपको, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम के की वैल्यू पुट करते थे अप टू कैपिटल एन। उसके अलावा जब के को एक दफा हमने मिसाल दो 0 रख दिया ना, तो के में अंदर ये समीशन साइन ओपन होती है, और वो भी कहां से तक चलती है, 0 से लेके कैपिटल एन से एक कम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम सीन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन तो फिक्स है, ऊपर एन के था, तो एन मल्टीप्लाई के, यहाँ पे के 0 है तो हर जगह पे आपके पास ये 0 0 हो गया, आई बात समझ। फिर हमने के 1 पुट किया, फिर के इस तरीके से लेके हमने के जो है n माइनस 1 तक, कैपिटल 0 से अगर स्टार्ट नहीं करते तो फिर n तक, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर n माइनस 1 तक, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इससे हमारे पास इसमें दो चीजें आ गई, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया, सपोज करें इसमें x ऑफ n में कितना होता है, एक्स ऑफ एन में का मतलब क्या होता है, एक्स एन एन का मतलब होता है एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल एन इज इक्वल टू 0 से लेके एन माइनस 1 तक, मतलब सारी वैल्यूज इसमें होती है ना, क्योंकि ये जनरलाइज क्या होता है एक्स ऑफ एन। तो इसमें अगर फॉर सपोज मैं इवन इसमें x0 x2 x4 इस तरीके से करके इवन नंबर्स को अलग कर दूं, इवन पोजीशंस वाले और ऑड पोजीशन वालों को अलग कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा इससे ओवरऑल या नहीं? जी सर फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब को अलग अलग कर देंगे तो फर्क तो पड़ेगा। नहीं, और देखो ये ऐसे, ये मैं यूं कहूं कि आपके पास मैं इसका एग्जांपल दे दूं, एक सीक्वेंस है, मैं इसको यूं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, समझो कि टोटल आपके पास 10 नंबर्स हैं, 10 पे क्या कहते हैं कि आपके पास कोई भी चीजें 10 हैं, या 10 बकरियां हैं ऐसे कह लो भला, उसमें आपने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 लेके 10 तक, 10 बकरियां अच्छा, अब उन 10 बकरियों में फॉर सपोज मैं कहूँ कि 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इनको अलग कर दो और 2 4 6 8 10 इनको अलग कर दो। अब बताओ क्या ओरिजिनल बकरियां अभी भी कम होगी या उतनी होगी टोटल? उतनी होगी। उतनी होगी ना, मतलब हमने इवन और ऑड में डिवाइड करने से कोई ओरिजिनल नंबर पे फर्क नहीं पड़ जाता तादाद पे ना, ऐसे ही हुआ ना।
एग्जैक्टली सेम यहाँ पे ये कि यहाँ पे हमारे जो एक्स ऑफ एन में जो जितनी भी ओरिजिनल डेटा थी, जितनी भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो सारी जो है उतनी रहेंगी। हमने सिर्फ इवन और ऑड में इसको कर दिया है। अच्छा, इवन और ऑड में किया है तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्स ऑफ के जो आपका फॉर्मूला है उसको हम री रिटर्न करते हैं। एक हम इवन पार्ट लिखते हैं और एक को हम ऑड पार्ट लिखते हैं। अभी भी ओरिजिनल वही सेम है जो मैंने बकरियों वाला एग्जांपल दिया है, मगर हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, इवन और ऑड को अलग अलग कर दिया। आई बात समझ में या नहीं? भाई बिल्कुल आ गया। ओके गुड। अच्छा, अब क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है इवन इवन के लिए ये बन गया और ऑड के लिए ये बन गया, ठीक है, सिंपल सा। तो ये जो आपके पास एक्स ऑफ के है ना, एक्चुअल में इसमें कन्वर्ट हो गया। ये सेम फार्मूलाज हैं, वही नोट करें तो 0 से स्टार्ट होता है n/2। अब क्योंकि फॉर सपोज 10 बकरियों को आप अगर टोटल इवन और ऑड में करेंगे तो इवन नंबर्स कितने होंगे उसमें, 10 में से इवन निकालेंगे तो इवन कितने होंगे? इवन में से मिसाल नंबर में 10 में से अगर इवन नंबर्स निकालें 2 4 6 तो ये तो तादाद कितना, इवन का तादाद कितना बनेगा? 2। नहीं, 10 है ना। इवन कौन कौन से हैं बताओ इसमें? 10 1 से लेके 10 तक इवन कौन कौन से हैं? हाँ इवन तो सर हो गया ना सर। 2, ये 1 3, 1 3 7, 1 3 5 7 9 हाँ, ये कितने बने? 5। 5। मतलब 10 बकरियों को इवन और ऑड में हमने किया था, आधी आधी हो गई ना, 5 इवन हाफ 5 ऑफ है, बोल रही। ठीक है। तो सही है। एग्जैक्टली वही जो एन डेटा पॉइंट थी ना हमारी, एन डेटा पॉइंट्स मतलब टोटल, तो इवन में आधी हो गई। तो यहाँ पे देखा लिखा हुआ है n/2, ठीक है, सही है। क्योंकि ये भी n/2 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सही है। ठीक है। और इवन का जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 2n आएगा। सारी बातें मैं मिसाल दो 10वीं बकरी इवन में होगी तो n वो 5वां नंबर होगा, 5 इज इक्वल टू करूंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये इवन लिखने का जनरल फॉर्मूला है, इवन और ऑड का फॉर्मूला, ये बेसिक सेम ही ठीक फॉर्मूला हर है। जगह। ठीक है, तो आगे यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब उससे हमारे पास ये आ गया, ये फॉर्मूला 0 से लेके n-1 तक x ऑफ 2n और w को यहाँ पर क्योंकि n था ये भी वही आ गया, बाकी सेम फॉर्मूला रहा। ठीक है, अब हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने डीएफटी वाले फॉर्मूले को इवन और ऑड में बस डिवाइड किया है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें आती है दो प्रॉपर्टीज, एक कहलाती है पीरियाडिक प्रॉपर्टी, दूसरी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिसाल तौर आप उसमें डिले कर दें या कोई कर दें तो ये सिमेट्री में सॉरी मैं यूं समझा दूं इसको आसान वर्ड्स में कि सपोज करें ये आपकी एक इवन और ऑड सिमेट्री होती है, मगर जनरल सिमेट्री का मतलब है जिस तरह ये ना, एक ये तो दूसरा ये, तो ये एक सिमेट्री है इसमें। मतलब जो इस साइड पे है ना वही सेम इस साइड पे, सिर्फ साइन चेंज है। आई बात समझ में? हो या नहीं बात समझ में? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है या कट के अब डिस्कनेक्शन हो रहा है? नो। जी सर। ठीक है, और दूसरी पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सिंपल है। पीरियाडिक प्रॉपर्टी ये है कि फॉर सपोज ये जो है ना, मैं एक साइन वेव है तो इसमें ये जो है ना, इस पोर्शन के बाद दोबारा ये आपके पास ये जो है ना, ये पार्ट दोबारा रिपीट हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, उस वजह से तो उसको पीरियडिक कह रहे हैं। मतलब हर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो सेम चीज रिपीट हो रही है, मतलब वो सेम दोबारा आ जाती है। तो इसमें यही दो दो ठीक है। प्रॉपर्टी है। ये डब्ल्यू एन के बाद n/2 हम मल्टी करते हैं ना, अगेन हमें वही मतलब n/2 जो है इसमें हम ऐड भी करते हैं तो हमें दोबारा वही डब्ल्यू के ही मिलता है। ठीक है, तो ये पीरियाडिक, अब ये दोनों पीरियाडिक सिटी प्रॉपर्टीज मिलके ये जो है ना देख रहे हैं, इसका फायदा ये होता है कि फॉर सपोज आपके पास ये W0 और 8 बराबर होता है W8 और 8 के, W1 और 8 बराबर होता है W9 एंड 8 के, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ये पीरियाडिक प्रॉपर्टी की वजह से ये फायदा हो गया। इससे हमारे पास आ गया
ये फॉर्मूले में हम उठाएंगे फायदा। मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि चीजों ना थोड़ी सी क्लियरिफाई हो जाए। इसको मैं यहाँ पर जो है ना, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी जी। ठीक है। अब इसमें हम क्या किया, अब मैं समझाता हूँ। मैं आगे पूरा स्टेज दिए हैं मगर ये समझ, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना चीजें, अगेन लेक्चर्स में सब कुछ डिस्क्राइब्ड है और बहुत डिटेल में डिस्क्राइब्ड है, मगर शायद आप लोगों ने देखे नहीं है। मगर ये जो चीजें मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। अभी ना टॉपिक्स भी देखता हूँ मैं, आपको शेयर करूंगा कि ये टॉपिक्स हैं डिस्कस स्टडी करने, मतलब सारे टॉपिक्स में आ जाएंगे। मैं लिस्ट और सर इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं सर जो पेपर में आने वाले हैं जो? इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, मगर शुरू से लेके अब तक हमने पढ़ा है। मगर जाहिर बात है मेजर पोर्शन जो होगा इसमें स्पेशली जेड ट्रांसफॉर्म और डीएफटी, एफएफटी और फिल्टर डिजाइन, और अल्लाह भला करे आपका क्या कहते हैं कि डीएफटी, डीटीएफटी, ठीक है। और इसमें ये जो सारी चीजें होंगी ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले कन्वोल्यूशन एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ठीक है। थ्योरी होगी ना, थ्योरी? थ्योरी भी थोड़ी बहुत होगी मगर उतनी ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। स्लाइड्स को पूरा थारोली देख लें आप लोग। 30 मेरे ख्याल में दिसंबर 30, सॉरी दिसंबर नहीं, 30 जून को आप लोगों के पेपर हैं इंशाल्लाह। और टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा, और पेपर ईएलएमएस पे होंगे तो ईएलएमएस को भी चेक कर लीजिएगा अपने, लॉगिन वगैरह करके हर चीज को रेडी रखिएगा ताकि इशू ना हो बाद में, ठीक है। सही सर। अपना थ्योरी तक कितनी होगी सर वैसे अगर हो तो तो? नहीं, थ्योरी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि इसमें थ्योरी है ही नहीं इतनी ज्यादा। 10 to 20% सर हो, 10 to 20% होगी। बाकी तो मतलब 10 नंबर होगी, 10 नंबर की ना? अभी देखता हूँ, डिजाइन करूंगा पेपर तो उस टाइम पता चलेगा। अभी मतलब मुझे नहीं आइडिया क्या होगा, 10 नंबर की रखिएगा सर। देखते हैं जो भी होगा बैलेंस वे में होगा। जिसने भी थोड़ा बहुत देखा होगा स्लाइड्स को पढ़ा है तो आज कर लेगा, नहीं तो फिर जाहिर बात है मुश्किल ही होगी। हाँ। तो अच्छा, स्लाइड से पेपर पूरा हो जाएगा ना, स्लाइड के थ्रू? स्लाइड्स को बुक्स को देख लो, बुक एक ही है हमारा हाँ वो। मैंने सारी डेटा शेयर की हुई है एलएमएस पे, वो बहुत अरसा पहले से ही। सो हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, वहां पर हर चीज गिवन है आप लोगों को, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं दिया हो। आप फॉलो ठीक करते है। जाए इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, उम्मीद है। अच्छा, ठीक है अब सर। यही जो है ना, मैं आ जाता हूँ इस पे। अब इस चीजों को जो हमने किया, बटरफ्लाई, ये तो पूरा बटरफ्लाई बन रहा है ये तो। हाँ, इस बटरफ्लाई कुछ का नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं बताता हूँ अब हमने क्या किया था। बटरफ्लाई क्या बनता है कि हम जब इसको कर रहे थे ना, डेटा को हमने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो सपोज करें डेटा थी, जो भी डेटा थी, आधी पॉइंट यहाँ पे हो गई, आधी पॉइंट यहाँ पर होगी। अब उस पे हमने अप्लाई किया डीएफटी वाला फॉर्मूला, तो आउटपुट हमें ये मिला। अब ये आधी पॉइंट होगी ना, अब इस पे आगे फिर इन आधी पॉइंट्स पे अगेन वो हम लगाएंगे क्या कहते हैं कि फॉर्मूला। तो ये आधी अगेन आधी आधी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे और भी इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि हमें फाइनलाइज सिर्फ दो पॉइंट्स ना बचे। तो उसको जो है ना, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो बटरफ्लाई है ना, ये एक्चुअली में उन पॉइंट्स को सॉल्व करने का मेथड बता रहा है, ठीक है। ठीक है ये सर। अब ये मैं यहाँ पर मैंने एक ये स्लाइड इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाली, ठीक है। ये पूरी एक एक स्टेज पे ना समझाई हुई है, ये देख रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम होता है जो हम करते हैं ना रिवर्स में, मतलब 8 पॉइंट्स को डिवाइड किया, चार में चार को डिवाइड किया, फिर दो दो में, इस तरीके से। और दूसरा होता है रिवर्स, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होता है कि आपके पास जहां पे देख रहे हैं ना, ये नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं कि ये दो, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में कितनी स्टेजेस बनेंगी, इसका पूरा फॉर्मूला बताया बताया हुआ है ना इसमें। अब ये दो से ये दो दो में कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये दो दो कन्वर्ट हो गई चार चार में, फिर चार चार से आठ में। ये हो गया रिवर्स प्रोसेस। और हम यहाँ पे जो देख रहे थे वो उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम।
अच्छा, अब जो मैं आपको ज़हन बताने जा रहा हूँ वो ये ज़हन में रखें कि आपके पास सवाल इस तरह का हो सकता है कि सपोज करें कि आप जो है ना 8 पॉइंट्स के लिए, अब जिस तरीके से ये नजर आ रहा है ना आपको, ये अब ये 4 पॉइंट्स के लिए आपके पास इसका, सॉरी 8 पॉइंट्स के लिए एफएफडी एल्गोरिथम बताया हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, आपके पास ये देख रहे हैं कि ये पहले 0 लिया इसने, ठीक है, 0 2 4 6, यहाँ पे ये पोर्शन था इवन वाला। आपने अगर याद हो कि हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे जो ये हो गया, उसमें क्या करेंगे, उसमें इवन पॉइंट्स, ठीक है, और ये हो गया 8 पॉइंट्स। अब ये फिर इसका यहाँ पे ना इस चीज का ख्याल रखना होगा कहाँ पे क्या आएगा। ये तकरीबन एल्गोरिथम के फिक्स हैं और डिफरेंट एल्गोरिथम में डिफरेंट है, और यहाँ पे आखिर में हमारे पास ये डेटा आ गई। तो आपको जो करना है, ये सवाल आ सकता है कि भाई आपको 8 पॉइंट्स के लिए एफएफटी बटरफ्लाई डायग्राम बनाए। समझ रहे हैं या नहीं मेरी बात, मेरी पॉइंट समझ रहे हैं आप? हेलो, जी जी सर, आगे। समझ में आ गई ना बात? सो इनको जो है आप लोगों जी जी ये एक्चुअल में करना है, और इसको फिलहाल ना डायग्राम को समझ लें कहाँ पे क्या रखना है और कैसे करना है, ठीक है। सो ये हो गया इस साइड का पोर्शन। अब इसमें ये अल्दो बहुत बड़ा टॉप, इसमें बहुत सारा और भी काम है, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। इसके ये जो प्रॉब्लम है ये वाला, देख रहे हैं एन इज इक्वल 0 1 2 3, इन सबको देख लीजिएगा प्रॉब्लम, स्लाइड्स पूरी देख लीजिएगा, सिंपल वर्ड में मैं ये कह लूँ, स्लाइड्स पूरी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक और टोटल आपके पास टाइम जो है ना, एक्चुअल में टोटल 4 घंटे हैं, जिसमें आपको पेपर को सॉल्व करके अपलोड भी कर देना है। तो मतलब एक्चुअल पेपर का 3 घंटे टाइम है, और 1 घंटा आपको सिर्फ अपलोडिंग और इन कामों के लिए दिया हुआ है। तो आप समझो आपके लिए पेपर 3 घंटे का होगा, 9:30 से स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? सो ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं आपके उस सवाल पे कि आपने कहा था ना, अच्छा हाँ, ये जो है, ओके, यही एफएफडी एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये पूरा समझाया हुआ है, देखो मैंने डेटा सारी दी हुई है, डिसिमिशन एंड टाइम होता है, डिसिमिशन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डिसिमिशन टाइम में एफएफडी एल्गोरिथम क्या है, जो अभी हमने पूरा बैठ के समझा है ना। अब क्या हुआ, इसमें फर्स्ट सपोज 4 पॉइंट्स का डीएफटी है। अब ये जेन में रखें, देख रहे हैं कि एक्स जीरो इवन अलग किए, आड अलग किए। अब इनको सॉल्व करने को जाएंगे ना हम, क्योंकि एल्गोरिथम ऐसा है कि ये वाली पॉइंट यहाँ पे जाएगी, मगर कैसे, x2 जब यहां से जाके इससे किससे, इस एरो से टच हो रही ना, इसको हम कहते हैं इसका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, इसको टू बटरफ्लाई, मतलब क्योंकि 2 पॉइंट्स है ना यहाँ पे। अच्छा, अब इसको ट्रेस कैसे करते हैं कि x2 इससे टच हो रहा है, इट मीन इस पॉइंट में क्या चीजें आपके पास आ गई, x2 प्लस x0, जो x2 और x0 है ना, ये दोनों ऐड हो गए। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या है, x0 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इवन में, ऑड में, अच्छा ये जो है ना -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले का, ये पूरा जो ड्राइव किया हुआ है वो एक्चुअल में उसी से किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था किस तरीके से हम डिवाइड किया हुआ है। सो ये आ गया आपके पास इस डिसिमिशन टाइम का 4 पॉइंट डायग्राम। इवन और ये यहाँ से आता है, फिर ये आगे जाएगा, और यहाँ पे इधर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका मिल जाएगा, जो एक आपने इन डेटा पॉइंट्स का जो है आपके पास डीएसपी मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ्स है ना, और ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको जरूर देख लें कि आपको किस तरीके से क्या करना है। आई बात समझ में? हेलो,
ओके, आई होप के असद आप साथ में डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, अच्छा। सो ये जो है हमारे प्रॉब्लम्स उनको, आवाज कट के आ रहा है। अच्छा अब क्लियर है? आवाज कट के आ रही है सर। अब सही है? अब सही है। ओके, गुड। अच्छा, ये सारे मैंने ना इसकी स्लाइड्स को दिए हुए हैं, इसके प्रॉब्लम सारे दिए हुए हैं, और किस तरीके से 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं? ये टाइम ठीक में है सर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और ये उसमें है, और ये 8 पॉइंट के लिए है। तो इसको आप जो है ना, इनको ध्यान में रखें, आपके पास सवाल आ सकता है कि इनमें क्या है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम, जिसको DIT कहते हैं, द इनपुट इज बिट रिवर्स व्हाइल आउटपुट इज नेचुरल ऑर्डर। ठीक है? इनपुट बिट रिवर्स का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास जो देखेंगे ना इनपुट कैसे, ये देखो 0 4 2, इसका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, मगर जो फ्रीक्वेंसी में आपके पास आउटपुट आ रहा है वो ऑर्डर में आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है डिसिमेशन में। और देखो, और इसमें क्या आता है, जो डिसिमेशन फ्रीक्वेंसी में, ये इनपुट ऑर्डर में है, देख रहे हैं, और आउटपुट जी रिवर्स ऑर्डर में है, 0 4 2 6 1 3 5। समझ में आई? तो पहला पॉइंट जी डिफरेंस ये आ गया। अच्छा, ये आपके पास सवाल मिसाल हो सकता है कि भाई मैं इमेंस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि DIT 8 पॉइंट्स का FFT एल्गोरिथम डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम बनाओ, और डेटा गिवन होगी, और बताओगे DIF और DIT में डिफरेंस क्या है। आई बात समझ में? जी। हाँ, so DIF butterfly is slightly different from DIT, wherein DIF the complex multiplication takes place after the add subtraction। ठीक है? ये जो है आपके पास, ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास DIT में, ये जो है DIF में आपके पास, ये जो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये जो यहाँ पे देखें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ में, अगर थोड़ा सा नोट करें, ये तो ये जो W है एक्चुअली में, इसमें ये क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि W में हमने किसको सपोज किया था, e पावर j। j क्या होता है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपके पास इसमें एडिशन वगैरह करने के बाद ये इन्वॉल्व होता है। सो ये जो दोनों डिफरेंस हो गए, अल्दो इसको, ये जो ऐसे टॉपिक है इसको ना समझोगे और भी ज्यादा टाइम देना चाहिए था, मगर एक तो आप लोगों को भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन पूरी सुरी रही है, सो हम बहुत ही एक साइड पे रहे, और दूसरा कोर्स भी बड़ा लेट स्टार्ट मिला था। हाँ ओके, सर, बस यही थे। अच्छा, तो आई एम होपफुल के, अच्छा ये जो स्लाइड्स हैं आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, और इनको जो है आप लोगों ने देख लेना है। ओके, अच्छा अब हम आते हैं, मगर इनको ना जो मैंने चीजें बताई हैं इनको जरूर देख लीजिएगा, जो जो भी मैं कह रहा हूँ ना, वैसे तो सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, DFT, IDFT, A15, ये सारी फिल्टर इंपॉर्टेंट है। डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अब हम आते हैं आपके इस फिल्टर्स पे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो DSP का एक्चुअल में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का पूरा जो काम होता है ना, उसकी एप्लीकेशन जो होती है ना, उन एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ एप्लीकेशन है फिल्टर, डिजिटल फिल्टर। इसका इस्तेमाल मतलब पता नहीं कितनी जगहों पे होता है डिजिटल फिल्टर्स का, साउंड सिस्टम, ये वो, हार्मोनिक रिडक्शन, कंट्रोल सिस्टम, एडाप्टिव फिल्टर, मतलब DSP के जो फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं आपको, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया है DSP के एप्लीकेशन है, जिसका हम अक्सर बात करते हैं ना कि भाई इसकी एप्लीकेशन की क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो मैं ये बस इतना बता दूं कि ये जो डोमेन है ना DSP, उसकी बहुत बड़ा एरिया जो ऑफ एप्लीकेशन जो है उसका, एक जो है वो यही है। अच्छा, मैंने ना एक LMS में एक तस्वीर शेयर की है, सिर्फ उस चीजों को हाईलाइट करने के लिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो DSP के तो हिसाब से सर, एप्लीकेशन आप DSP के हिसाब से जो एक्चुअल में जिक्र होता है ना, तो उस वजह से मैंने उसको शेयर किया है। अच्छा, अब फिल्टर्स क्या है? और सर मिड टर्म के नंबर सर।
अब मिड टर्म के नंबर्स इंशाल्लाह मुझे 1-2 दिन दे रहे हैं। एक्चुअल में मैं अपने काम बहुत आजकल आए हुए हैं स्टडी के उसमें हूँ, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ सर, वैसे ओवरऑल नंबर क्या अच्छे है सर? अभी चेक करूंगा तो पता चलेगा ना। वैसे ओवरऑल मैंने जनरल पेपर देखे थे तो सबकी गलतियां एक जैसी लग रही थी। अभी मैं फाइनल करके इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में वो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। और जी असाइनमेंट्स जी। अभी तक किसी ने नहीं दी और मैं नहीं दोबारा नहीं, रिपीट कर असाइनमेंट रहा हूँ। असाइनमेंट मेरी मेरी तीनों असाइनमेंट और क्विज़ तीनों आज ही मैं जमा करा दूंगा आपको ठीक है, तीनों। जिसकी भी नहीं सबमिट होगी ना ऑब्वियस सी बात है, मैं उसमें स्टिल फॉर जीरो है, कोई नहीं बिल्कुल सही लीनियंसी है इसमें सर, इसमें नहीं है। इसमें तो आप भी कितनी देंगे छूट? ठीक है, तो ये जो है ना बिल्कुल जो नॉन सीरियसनेस जो है ना फिर उसको हो सकता है हम्म। इतनी होनी नहीं चाहिए। भुगतना पड़ेगा, बाद में भुगतना पड़ेगा। ठीक है। नहीं नहीं, बस ये तीनों मैंने छह ही अपना तीन को तीन असाइनमेंट आपको आज ही जमा करा दूंगा ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा अब फिल्टर पे आते हैं। ए फिल्टर एसेंशियली, अच्छा फिल्टर है क्या चीज? फिल्टर ऐसे ही मिसाल दो, जिस तरह हम पानी का फिल्टर है, पानी का फिल्टर काम क्या करता है, उसमें हमें पानी निकाल के साफ देता है, फिर जो पानी के अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं उसमें से निकाल देता है। सिंपल है। तो फिल्टर का काम यही होता है कि कुछ चीजों को पास करना, कुछ को ब्लॉक करना, ऐसे ही है। जी ठीक। बिल्कुल। ओके, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल में भी ऐसे ही मिसाल दो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे माइक बेस मेरे सिस्टम में ऐसा प्रोसेसर हो जो कि मेरे सिर्फ मेरी वॉइस को आप तक पहुंचे, बाकी बैकग्राउंड वॉइस को वो सप्रेस कर दे, तो ये फिल्टर लगेगा। तो इस तरीके से समझ हर, गया। ठीक है, तो फिल्टर का काम ही था। अब ये फिल्टर एनालॉग फिल्टर्स होते थे जिसमें हमारे पास हमने अक्सर पढ़ के आए RLC, RC सर्किट, RL फिल्टर, ये सारे फिल्टर्स हैं, लो पास, हाई पास, और उनके जो है ना ये सारे फिल्टर्स हैं, वो एनालॉग फिल्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, इस तरीके से सही है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम के थ्रू जो हम जो है ना फिल्टर्स बनाते हैं वो DSP के थ्रू बनते हैं। अच्छा, फिर सवाल कोई कह सकता है कि भाई जब हमारे पास एनालॉग में फिल्टर है तो हम क्यों भाई इतनी एफर्ट करें, इतनी मेहनत करें, है या नहीं? सवाल सही बन, है बिल्कुल। भाई जब एक चीज पड़ी हुई है, फॉर सपोज आपके पास पड़ी हुई है तो अब क्यों दूसरी पढ़ा। हाँ, अब यहाँ पे सवाल आता है, सपोज करें कि आपने एक एनालॉग फिल्टर खरीदा, मैं समझा रहा हूँ, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है एनालॉग फिल्टर में आपके पास कि आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसका जो एनालॉग फिल्टर था वो सिर्फ ऐसा था जो कि 1 किलो हर्ट्ज तक जो सिग्नल्स होते थे ना उनको पास कर देता था, बाकी ब्लॉक करता था, आपका काम सही चल रहा था। अब आपको बीच में जरूरत पड़ी कि ऐसा फिल्टर हो जो कि 1 किलो हर्ट्ज नहीं बल्कि 2 किलो हर्ट्ज तक सिग्नल को पास करे और उसके बाद वाले ब्लॉक करे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नए सिरे से पूरा उस फिल्टर का हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस फिल्टर को खोलना होगा, फिर उसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर या जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको चेंज करेंगे, तो तब जाके उसका जो है ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जहां से वो ब्लॉक और जो है पास का बाउंड्री लाइन होगी उसको वो चेंज करेगा। ऐसे ही है या नहीं? ये बात समझ में आई है नहीं? जी असद, ये बात समझ में आई? जी जी सर। सर देखिए ना, ये थ्योरी है, ये भी आप दे सकते हैं सर। वाटर डिजिटल ये फिल्टर, ये ये हाउ इट वर्क। ये जो है ना समझाने वाली बातें हैं और ये अच्छा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब समझ में नहीं आएंगी तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो तभी मैं ना इन चीजों पे ज्यादा आपको पेचीदगियों को फोर्स करता हूँ। ठीक है, अब ये सही के बिल्कुल। क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं जब बनाऊंगा तो देखूंगा कि डिजिटल और हाँ तो एनालॉग फिल्टर में थ्योरी डिफर। रखिएगा सर, ठीक है, हम थ्योरी। गरीबों के लिए थ्योरी बोल रखिएगा सर, हम बहुत गरीब है सर। गरीब की बात नहीं है एक्चुअल में, जो है मेहनत की बात है। गरीब कोई नहीं, सारे मेहनत करेंगे सारे अच्छे हो सकते हैं, ऐसी सर बात अगर नहीं। मेहनत करनी होती, अगर और मेहनत होती तो हम कब का निकल चुके होते यूनिवर्सिटी से सर। बहुत नहीं, तंग किया हुआ है इसने यूनिवर्सिटी में। मेहनत है। और देखो मुझे ये है कि मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से सवाल कर रहा हूँ, मैं उम्मीद हाँ करता हाँ। हूँ आता हो, नहीं आता मिसाल समझ नहीं आता तो 10 दफा पूछे। मैं इसलिए तो तकरीबन हर वीक में 2-3 हमारे इंटरव्यू सेशन, 1-1-2 घंटे के, और अक्सर तो आप लोगों में से कोई आता नहीं है, 1 या 2 आता है, तब भी मैं बैठा होता हूँ, कोई आएगा कर लेंगे, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग शेयर किए हैं, तो मैं तो अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद भी यही करता हूँ कम से कम तो मुझे 50 to 60% रिटर्न मिले, कि अदरवाइज तो बिल्कुल फायदा ये हर ये। बंदा चाहता है यार। मैं भी कहूँगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे उसका अगर रिटर्न नहीं मिलेगा मैं तो दिल बर्दाश्त हो जाऊंगा।
ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब मैं तो कोशिश तो करूंगा कि बैलेंस भी बनाऊं थ्योरी का और उसका फिर का, मगर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसको हमें कितना कट करूंगा और कितना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे। अच्छा, अब सवाल हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पर इन जो है हमारे मेथड। अच्छा, इस फिल्टर का जो फायदा, हमें सबसे बड़ा फायदा है ना, अब ये गौर से सुने, जो सबसे बड़ा फायदा है, जिस तरह मैंने कहा ना, एनालॉग फिल्टर में आपको अगर कोई चेंजेस करनी है ना कट ऑफ में, तो आपको पूरे फिल्टर की हार्डवेयर को चेंज करना पड़ता है। मगर इसमें क्योंकि हम जो सारा काम फिल्टर का करते हैं ना, वो करते हैं विद मैथमेटिकल अल्गोरिथम, तो अल्गोरिथम में हमें सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी होगी और फिल्टर की जो है ना क्या कहते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब सपोज करें एक मुझे एक डिजिटल फिल्टर में एक पहले था, उसका कट ऑफ था सपोज करें 1 किलोहर्ट्ज यहाँ पे। अब मुझे इसको करना है 2 किलोहर्ट्ज, मतलब यहाँ पे मुझे करना है कट ऑफ इसका, यहाँ तक लेके आना है। ठीक, यहाँ तक। अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में डीएसपी के सॉफ्टवेयर में जाके उसके जो कोएफिशिएंट्स है ना उसको चेंज करना होगा और मेरा काम हो गया। ना मुझे हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत पड़ी ना क्या, और मेरी कॉस्ट हार्डवेयर की बच गई, और एक तो फास्ट भी काम हो गया। आई बात समझ में? बात जी समझ जी में? बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो इसकी वजह से जो आपके पास जो है ना, ये कामयाब कहेंगे हमारे पास, इस वजह से गया है क्योंकि इसमें आपके पास उसमें नहीं करने, ये तो हो गया ध्यान में। और दूसरा, जो आप इनको स्टोर कर सकते हैं, एक फिल्टर का आप बनाया, उसको स्टोर कर लिया, किसी और को चाहिए था वो आपने एल्गोरिथम उसको दिया, तो उसका भी वही काम हो गया। फिल्टर वाला हार्डवेयर पे तो कॉपी नहीं होता ना, हार्डवेयर कॉपी पेस्ट तो नहीं होता ना। मिसाल आप मैं बिल्कुल आपने एल्गोरिथम बनाया फिल्टर का, बहुत अच्छा एल्गोरिथम काम कर रहा है, आपने मुझे दे दिया, तो इससे आप क्या हुआ कि वो काम हो गया मेरा भी, मुझे नया मतलब नहीं बनाना पड़ा। हार्डवेयर में तो ऐसा नहीं होगा ना। आई बात समझ नहीं में? तो इस बिल्कुल। तरह के एडवांटेज हैं। सर बाकी इधर कल कर लें कुछ। बस अभी लास्ट स्टेज है। मैं कल करूं, ठीक है, कल नहीं, वेनसडे को करेंगे। कल मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा जी। इंशाल्लाह, सो उधर जाऊंगा तो उधर से थोड़ा मुश्किल होता है, नेट कनेक्शन उधर स्टेबल नहीं होता इतना। ओके, परसों परसों इंशाल्लाह सर। हाँ, सो बस ये लास्ट स्टेज है, मैं आपको बता दूं फिल्टर का, उसके बाद जो है ना हम करते हैं थोड़ा सा, बस 5-10 मिनट। ओके। जी सर। अच्छा, अब फिल्टर्स की जिस तरह डिजाइनिंग पड़ी है, अब ये डिजाइनिंग जो फिल्टर्स होती है उसके क्या होता है, तरीकेकार क्या होता है कि इस फिल्टर की रिक्वायरमेंट्स आगे क्या क्या है वो करना है, और उसके सुटेबल कोएफिशिएंट निकाल देने, और सिस्टम उसका जो है रियलाइज कर देना, स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फाइनल लेंथ। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर, ये इसका पूरा प्रोसीजर है। हमारे पास दो टाइप्स के फिल्टर्स हैं, FIR IR, ये सारे पहले पड़े हुए हैं। ये पूरी थ्योरी है, कसम से बहुत सवाल अच्छा बन सकता है। अरे, बहुत अच्छा सवाल है ये मैं तो इसमें। ठीक है। अच्छा, जो सवाल जो मैंने दिए हुए थे फाइनल उसमें, वो इस तरह के मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, करते डिस्कस बाद में। अब ये सवाल है ना, ठीक है। डिजाइन ए लो पास फिल्टर with cutoff हम्म। frequency 200 Hz related to Nyquist frequency of one, use the rectangular window to। अच्छा, इसमें होता क्या है, कुछ भी काम नहीं है, ये सारे ना है बना हुआ है। अब फिल्टर कोएफिशिएंट h ऑफ b ऑफ n कैन नाउ बी कंप्यूटेड। रेक्टेंगुलर विंडो के लिए आपके पास जो h ऑफ n की वैल्यू है ना, वो ये है, ये दी हुई है यहाँ पर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब इसमें WC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये देख रहे हैं 0 से लेके 10 तक आ गई। हम्म, आई बात समझ में? सही। ये लेंथ भी बताई हुई है, मतलब 0 से लेके 20 तक आपको मालूम करनी है, और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, और ये निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, दोनों दी हुई है। ठीक है, बेहतरीन है इससे सर, कसम से। ये जो है ना सारा चीजें दी हुई, ये फॉर्मूले में पुट किया, आगे रिजल्ट, और ये इस तरह के क्विज में दिए हुए थे, मुश्किल थोड़ी थे। हम्म। मैं तभी तो कह रहा हूँ, जब ये देखा हुआ नहीं होता ना, फिर ये से लग रहा है कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। हाँ, हाँ। समझ नहीं होगी, मुश्किल लगेगा। अब इस तरीके से नहीं सर, ये तो आपने दे दिया बस, उसमें थोड़ा वैल्यू चेंज करने हैं, बस बाकी आपका हो गया काम। एग्जैक्टली, मतलब ये वही है। चलो, इसको मैं ना डिटेल में फिल्टर्स को मैं दोबारा जो है ना लेक्चर्स में मैंने शेयर बहुत जबरदस्त तरीके से किए हुए हैं, उनको सुन के आइएगा। उस दिन जो इश्यू हो ना, तो बैठ के हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को, और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट होगा, या उससे हो सकता है मैं सैटरडे को एक और लास्ट सेशन रख लूं आप लोगों का, ताकि उसमें सही है। पूरा रिवाइज कर लेंगे हम। मतलब मैं ठीक बाकियों है। को भी कह लेंगे पहले लेक्चर से लेके
क्विक रिव्यू करेंगे, सारी बातें एक एक चीजों में नहीं करवा पाऊंगा, हम 1 या 2 घंटे रख लेंगे, उसमें एक बहुत ही क्विक रिव्यू करेंगे, जो जल्दी जल्दी टॉपिक है उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस होती है ना, वो मुझसे डायरेक्ट वो पूछे जाए, हम उसको डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे उसको इंशाल्लाह। और वेडनेसडे को हम रख लेंगे जिसमें फिल्टर्स को ना एक वो स्पेसिफिक सिर्फ फिल्टर्स के लिए होगा, और बाकी जो सैटरडे को रखेंगे वो होगा, तो उससे हमारा इंशाल्लाह पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा, और पेपर इंशाल्लाह 30 को होगा। और इसी के साथ जो है मैं होपफुल हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे, मगर ये कि जो पेपर करेंगे उसी पे मार्क्स होंगी, कोई बाकी एक्सपेक्टेशन ना रखिए, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस पेपर होगा, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल आउट ऑफ वे होगा, यही चीजें होंगी, बुक और लेक्चर्स होंगे, उनको देखा हुआ होगा तो उस टाइम में आप इजीली कर आएंगे, देखा हुआ नहीं होगा, पता नहीं होगा, फिर ढूंढने में टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है। इंशाल्लाह ठीक है, तो चीजों को देख लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, और कोशिश पूरी अपनी दें, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है ओके, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।